नमस्कार, मैं हूं राकेश मौर्य और आप सुन रहे हैं किसान सेवा पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम आपको सुनवा रहे हैं बातचीत पशुपालन कर रहे हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए। डेयरी फार्मिंग कर रहे ऐसे अनेक किसान भाई हैं जो बहुत सारा पैसा खर्च करके अपने पशुओं को पालते हैं और गाय भैंस ऐसे जो दुधारू पशु हैं उनको अक्सर एक बीमारी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। वो होती है मैस्टाइटिस यानी कि थनैला रोग। तो इस विषय पर हम बात कर रहे हैं बैतूल ज़िले के उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रही डॉक्टर चंचल मेश्राम से। आप वरिष्ठ पशु शल्यज्ञ हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बातें इस बातचीत में बताई है। आइए सुनते हैं ये बातचीत। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये बीमारी क्या है? जी, थनैला रोग जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे पशुपालकों के बीच में। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं। एक्चुअली जो थनैला रोग है वो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवी जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं उनके कारण होता है। और ज़्यादातर इसका जो कारण होता है वो जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया से होता है। ज़्यादातर बैक्टीरिया ही थनैला रोग का कारण होता है। इसके अतिरिक्त दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइकोप्लाज्मा, कुछ फंजाई और कुछ वायरस भी इस डिजीज़ को कॉज करते हैं, परंतु मुख्यतः इसका कारण बैक्टीरिया ही होते हैं जिसमें स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस आम हैं। डॉक्टर साहब, वैज्ञानिक भाषा तो ठीक है, इसके अलावा देसी भाषा में हम इसको कैसे समझ सकते हैं? छोटे जीवाणु, जो छोटे बिल्कुल जीवाणु जो हमें नेकेड आँखों से, जो हमें नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ये बीमारी पैदा होती है जिसको कि हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं। डॉक्टर साहब, पशु के रहने का स्थान भी एक शायद इसका कारण हो सकता है। यदि पशु साफ स्वच्छ वातावरण में रह रहा है तो शायद इसकी संभावनाएं कम हो सकती है। इसके बारे में बताइए। ऐसा हो सकता है कि क्या होता है कि जनरली अपन जब मिल्किंग करते हैं, जब जानवरों को धोते हैं, तो धोने के बाद क्या होता है कि जानवर अचानक से धोने के बाद, चूंकि उसका खाना भी पहले अपन ने दिया होता है, उसका पेट भी भरा होता है, उसकी एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है दूध निकालने के बाद, तो वो तत्काल बैठता है। तो जैसे ही बैठता है तो नीचे का जो मिट्टी और जो धूल और जिस भी जगह पे उसकी बेडिंग है जहाँ पर भी वो बैठता है उसके जैसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। और दूध दुहने के बाद क्या होता है कि थोड़ा ना थोड़ा दूध उसके थन में ऊपर की ओर और टीट कैनाल में नीचे लगा रहता है। तो वो जैसे ही उस डस्ट के, उस धूल के, मिट्टी के या जो उसकी बेडिंग है उसके कांटेक्ट में आता है तो उसमें जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोप्लाज्मा जो भी प्रेजेंट रहते हैं वो उस दूध में कैच कर लेते हैं। और वो दूध एक्चुअली क्या होता है कि बहुत अच्छा मीडियम होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। उन्हें बहुत अच्छा, एक तरह से अपन कहते हैं ना कि उनको उनका अच्छा भोजन मिल जाता है और वो मल्टीप्लिकेशन होने लगता है उनका वहाँ पर। हाँ जी, ये कह सकते हैं आप कि उन्हें दूध में अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती हैं जिससे ये सूक्ष्म जीवाणु हैं वो ग्रो करने लगते हैं, बढ़ जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है और ये टीट कैनाल के रास्ते ही अंदर घुस जाते हैं और फिर अंदर जा कर के ये उसके टिश्यूज जो ऊतक होते हैं उनको खराब करते हैं और ये बीमारी कॉज करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बीमारी कैसे होती है? एक्चुअली ये बीमारी 4 तरह से होती है। एक तो ऐसी होती है कि पर एक्यूट यानी इतनी जल्दी होती है ये कि पशुपालक को समझ में ही नहीं आता कि ये कब हो गई। एकदम से हाई फीवर, बुखार बहुत तेज हो जाएगा और जो थन है उसमें सूजन आ जाएगी, लालपन हो जाएगा और पशुपालक जब छूते हैं तो उन्हें समझ में आएगा कि एकदम गर्म हो गया है, उसका तापमान बॉडी के अलग तापमान से उसका तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। अन्य दिनों की अपेक्षा वो अलग ही समझ में आता है। पूरी बॉडी से भी उसका टेम्परेचर थन का बहुत ज्यादा रहता है तो उससे जो है पशुपालक को समझ में आता है। लेकिन फीवर एकदम से आ जाएगा, वो एकदम पर एक्यूट यानी बहुत हाईली इन्फेक्शियस
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो होता है और तुरंत होता है। दूसरा एक एक्यूट होता है जो जल्दी तो होता है पर इतनी जल्दी नहीं होता कि आपको 12 घंटे में 24 घंटे में इतने ज्यादा सिम्टम्स दिखने लगे, एकदम से नहीं दिखते हैं। थोड़ा 2-3 दिन बाद उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जब वो अंदर जाते हैं फिर वो होता है। और एक सब क्लिनिकल फॉर्म भी होता है जिसमें कि पता ही नहीं चलता है हमें कि उसको मेस्टाइटिस है, जबकि एनिमल को थनैला रोग रहता है पर ओनर समझ ही नहीं पाते हैं। उसकी सिर्फ एक ही पहचान होती है कि अगर आपका दूध अचानक से बिना किसी कारण से कम हो जाए तो पशुपालकों को चाहिए कि जाके निकट के पशु चिकित्सालय में या जिस भी पशु चिकित्सक से कांटेक्ट में है ज़रूर संपर्क करें कि अचानक से क्यों इसका दूध कम हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ है डॉक्टर साहब कि मिल्किंग टाइम में कई बार जैसे पशुओं का एक निर्धारित समय रहता है कि इस समय दोहा जाता है, तो इस मिल्किंग टाइम में मान लीजिए कभी देरी हो जाती है तो ये भी एक कारण हो सकता है क्या? क्या कोई फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है पर बहुत कम समय से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक टाइम छोड़ दिया, 2 टाइम छोड़ दिया तो ये आपको इस रोग की ओर भी ले जा सकता है। 1-8 घंटे से फर्क नहीं पड़ता है, पर हाँ ज्यादा देर अगर मिल्क स्टोर रहेगा तो वो फिर इफेक्ट करता है चीज को। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मशीनों से मिल्किंग कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशन है? जी, प्रिकॉशन तो हर तरह से है, चाहे आप मशीन से करें चाहे हाथों से करें। मशीन का भी ये रहता है कि जब आप मशीन से करते हैं तो जो मिल्किंग कप रहते हैं ना उसको प्रॉपर सैनिटाइज करना चाहिए मिल्किंग के बाद, और मिल्किंग के पहले भी उसको प्रॉपर वॉश करके ही अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और मिल्किंग के बाद तो उसको प्रॉपर सैनिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दूध एक बहुत अच्छा स्रोत होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, उसी से। और मैं एक आवश्यक बात इसमें ऐड करना चाहूँगी अपनी तरफ से कि ये जो दूध होता है, जिनको थनैला रोग रहता है जिन जानवरों को, और उनका जो दूध होता है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उपयोग में नहीं आना चाहिए। अच्छा। अगर हम उसको ह्यूमन कंजम्पशन में लेते हैं तो हमें ह्यूमंस को ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम आम भाषा में टीबी कहते हैं, ब्रुसेलोसिस, टॉक्सीमिया या आंतों की गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए पशुओं की स्वास्थ्य की जांच कराते रहना चाहिए और थनैला रोगों से पशुओं को बचाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मिल्किंग के पहले या बाद में पशु के थन को किसी घोल विशेष से क्या साफ कर सकते हैं? इससे भी हम अपने पशुओं को थनैला रोग से बचा सकते हैं? जैसे तो जहाँ पर भी आप अपने पशु को रखते हैं पशुपालक, तो वहाँ साफ सफाई का तो उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर सैनिटाइजेशन भी होना चाहिए और रेगुलर बेसिस पर साफ सफाई होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जब भी हम मिल्किंग के लिए, दूध दूहनों के लिए जानवर को लाते हैं तो सबसे पहले तो हल्के गर्म पानी से उसके पूरे थन को धोना चाहिए, उसके बाद ही मिल्क निकालना चाहिए। और जैसे हमारे सारा मिल्क निकल जाता है तो उसके बाद भी हमें उस थन को गर्म पानी से धो लें पहले तो, और उसके बाद 1 गिलास में पोटाश, जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे नॉर्मल भाषा में पोटाश कहते हैं पशुपालक, 1 गिलास में थोड़ा सा घोल के रख लीजिए। और जब आप गर्म पानी से उसको धो लेते हैं उसके बाद एक जो टीट होता है उसको बारी बारी से उसमें डुबा के 2 सेकंड रख के ऐसे आप बाहर निकाल लीजिए। तो उससे क्या होता है, एक बैरियर जैसा बन जाता है कि दूध, और एक तो दूध पूरी तरह से निकल गया और उसके बाद ये हल्का सा डिसइंफेक्शन हो जाता है वहाँ का लोकल अडर का। तो उससे क्या होता है कि ये बीमारी से हम काफी हद तक बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार हाथों में रंग या कीटनाशक भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार किसान खेतों में काम करके आते हैं और कुछ कीटनाशक हो सकता है, या कुछ रंगोली वगैरह की जो काम करते हैं, कुछ महिलाएं काम करती हैं रंगोली वगैरह डाल के, तो उसके बाद इन्हीं हाथों से मान लीजिए पशु के थन को उन्होंने स्पर्श किया, छू लिया, तो इसमें भी क्या संभावनाएं हो सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी तरह के कीटनाशक या किसी भी तरह के केमिकल के संपर्क में आने से अपने पशुओं को अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तरह की बीमारियां और बहुत तरह की परेशानियां जो हैं वो आपके पशुओं के लिए उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह का केमिकल रिलेटेड या कुछ भी इस तरह का काम करते हैं तो या तो अपने पशुओं को अलग जगह पर बांधें और बिल्कुल डायरेक्ट उनके संपर्क में ना आए।
डॉक्टर साहब, उपचार के लिए कुछ प्राथमिक उपचार इसमें किया जा सकता है क्या, जिसे हम घरेलू उपचार भी कह सकते हैं? क्या वो कारगर हो सकता है क्या? क्या ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए? प्राथमिक उपचार, इसका बिल्कुल आप प्राथमिक उपचार पर डिपेंड मत बिल्कुल नहीं रहिए, रहना है। बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है प्राथमिक उपचार पे। आपको इसमें वेटनरी असिस्टेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि आपको एंटीबायोटिक से डील करना है, आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करना है। डॉक्टर साहब, नवजात बछड़े बछिया को जो पशु है उसका दूध दिया जाना चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल, अगर हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर चुके होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी इसे मना करते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम बछिया और बछड़ों को भी ना पिलाएं। अच्छा, बड़ी गंभीर बीमारी है डॉक्टर साहब, ये बात तो सही है। क्या उपचार के बाद ये पूरा ठीक हो सकता है? क्या क्यूरेबल है? ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, उपचार के बाद ठीक तो हो जाता है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन पहले की तुलना में कम जरूर हो जाता है। एक तो आपका दूध उत्पादन कम होता है, और दूसरा दूध में फैट परसेंटेज भी कम हो जाता है परमानेंटली। इसीलिए इस बीमारी से बचाव ज्यादा फायदेमंद है। वाकई बहुत गंभीर बीमारी है। किसी विशेष मौसम में डॉक्टर साहब ये हो सकता है क्या, ताकि उस मौसम में हम अलग से सावधानी रख सकें? हाँ, मौसम तो खैर कोई भी हो, मौसम तो कोई भी हो, ये किसी भी मौसम में हो सकता है, पर हाँ, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन जो रहती है वो ज्यादा इसको फेवर करती हैं। कोई भी बीमारी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन जो रहती है वो ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है। बट अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो वो तो कोई भी सीजन हो, वो तो कभी भी हो सकता है, अगर साफ सफाई का अभाव हो तो। डॉक्टर साहब, पशु के दूध देने की अवधि के दौरान क्या हम पशु के दूध की जांच करवा के ये जान सकते हैं कि इससे थनैला रोग हो सकता है या मैस्टाइटिस हो सकता है? कुछ संभावनाओं का पता लगाने की कोई तकनीकें विकसित की गई है क्या? इसके विषय में हमें बताइएगा। हाँ जी, आप इसका जांच कराने के लिए आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी जांच की सुविधा मिल सकती है, या वहाँ से सैंपल जो है हमारी बैतूल की लेबोरेटरी में भेजे जा सकते हैं, जहाँ पर आपको इस बीमारी की जांच हो सकती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब हम चारों थन का दूध इकट्ठा करते हैं तो चारों थन का दूध अलग अलग ही हमें इकट्ठा करना है, और प्रॉपर नोट करके कि ये अगला दायां है, अगला बायां है, पीछे वाला बायां है, पीछे वाला दायां है, इस तरह से प्रॉपर होना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि अगर इन्फेक्शन किसी में निकलता भी है तो किस थन में, कौन से वाले में इन्फेक्शन है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी पशुपालकों से कि अगर आपको लगता है, अगर आपका डायग्नोज भी हो गया कि किसी एक थन में, अगर डॉक्टर से आपको पता चल गया कि किसी एक थन में आपके मैस्टाइटिस है, तो कभी भी दूध निकालते समय ध्यान रखें कि सबसे पहले जो आपके फ्रेश थन है उसका दूध पहले निकाल लें, और फिर सबसे आखिरी में वो निकालें और अलग निकालें। और दूध तो छोड़ना है ही नहीं मैस्टाइटिस की कंडीशन में, कि आपने उसको दूहा नहीं या छोड़ दिया, ये कंडीशन और सीरियसनेस की तरफ ले जाती है। माने उसको तन को खाली भी करना है, खाली भी करना है, पर आपको पहले फ्रेश, ताकि इन्फेक्शन ना जाए। पहले आप उसे कर रहे हैं, फिर आप फ्रेश में कर रहे हैं, तो अपने को बाकी थानों को भी उसे सबसे आखिरी में निकालना है। डॉक्टर साहब, आखिर में चलते चलते अब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे पशुपालक भाइयों को? जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी, पशुपालकों से निवेदन है कि अपने पशुओं के आसपास साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। थनैला को छोड़कर दूसरी बीमारियां भी किसी भी साफ सफाई के अभाव में, अनहाइजीनिक कंडीशन में हो सकती हैं। इसीलिए थनैला के साथ दूसरी बीमारियों का भी ध्यान रखते हुए हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, और जो कुछ मैंने सावधानियां दूध निकालते समय के लिए बताई हैं वो ज़रूर अपनाएंगे तो इस बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि जो थनैला बीमारी है, इसका परिणाम लाइफ लॉन्ग एनिमल के साथ रहता है, आपके पशु के साथ लाइफ लॉन्ग रहता है, और जिससे कि आपका आय का स्रोत लाइफ लॉन्ग कम हो सकता है। इसीलिए इससे बचाव बेहतर है। तो डॉक्टर चंचल मेश्राम मैडम, आज आपने अपना महत्वपूर्ण और व्यस्त समय में से समय निकालकर हमें दिया है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
नमस्कार। किसान सेवा पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए राकेश मौर्य को दीजिए अनुमति। नमस्कार।